बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, एडहाक जजेस के मसले पर काजी फायज ईसा को मुकम्मल शिकस्त फाश हो गई है। आज इसकी बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ा। डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को एक बड़ा मस्बत पैगाम दिया गया है। वो पैगाम क्या है और उसका आने वाले चंद माह की सियासत में जो बड़ी तब्दीली आने जा रही है उसके हवाले से क्या ताल्लुक है। पटवारी यूट्यूबर जो कल तक बड़ी धमकियां दे रहे थे वो 24 घंटे के अंदर अंदर बेइज्जत हो गए हैं। दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले का क्या ताल्लुक है आज जो उसने 2 रोज़ा मुसलसल इजलास के बाद किया है, और ख़ास तौर पर इसमें जो डीप इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस सारी जो तब्दीली है उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के जो आज़ाद ख्याल या हम ख्याल अरकान हैं जिनकी तादाद हमने कल आपको बताई थी कि 8 से बढ़कर 11 हो गई है। तो इतने बड़ी भारी तादाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जब एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है, मुत्तहिद हो गई है और अपने आने वाले चीफ जस्टिस का दस्तो बाजू बन गई है और जाने वाले चीफ जस्टिस को झंडी करा दी गई है, तो इसलिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि अब इदारों के दरमियान तसादुम काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की बात मानना होगी। और आज इसने ऐलान कर दिया है कि हाँ जी, हम बिल्कुल ये बात मानेंगे। इसके अलावा आज के हमारे पास आपके लिए क्या क्या खबरें हैं वो उसकी थोड़ी सी तफसील सुन लें। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ख़वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त थी उसमें तब्दीली कर दी गई है, और जो वफादार और सही किस्म की जियाली और मतवाली खिलाड़ी थी पीटीआई की इमरान खान की, उन्हें इस फहरिस्त में जगह दे दी गई है। कौन से नाम सामने आए हैं? खुशकिस्मत ख़वातीन अरकान असम्बली के जो कौमी असम्बली की रुकन बनने जा रही हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की आज वो नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 2 अहम करारदादें पास की हैं। वो करारदादें क्या है इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनका अंदाज़ है पीटीआई के लोगों का वो शिकस्त खुर्दा नहीं है। उन्हें कोई गम नहीं है कि शायद हमारे साथ क्या होने जा रहा है, जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बल्कि वो ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस डट कर खड़े हैं और एलानिया अपने मकासद के लिए बड़ा ज़ोरदार वो पैगाम दे रहे हैं। वो पैगाम क्या है वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के हवाले से जरदारी की ज़ेर सदारत ईवान सदर में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर वकला हैं उन्होंने भी शिरकत की और हुकूमत के सीनियर वकला ने भी शिरकत की। लेकिन ये जो इजलास है वो जरदारी को कायल करने में कामयाब नहीं हो सका। ये अंदर की खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्या खबर है इसकी तफसील भी शेयर करेंगे और शुरका के नाम भी आपको बताएंगे कि कौन कौन इस अहम इजलास में शरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए काज लिस्ट जारी कर दी है और मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जो अपील दायर की गई है उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या मामला होने जा रहा है और किस तरह इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। ये भी पूरी तफसील आज हम आपको बयान करेंगे। ये उसी से जुड़ी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने काज लिस्ट भी जारी की है और जो 17 में से 11 जज साहिबान एक प्लेटफार्म पर एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरकर्दगी में। इसलिए इतनी जो भारी मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे चैलेंज करने का किसी को हौसला नहीं हो रहा, और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मस्बत पैगाम भी है कि अब हम आपके हमदर्दों को ज़ोर ज़बरदस्ती से पीछे हटाने से की कोशिश नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मामलात में वैसी मुदाखलत नहीं की जाएगी जैसी माजी में बंदयाल कोर्ट के हवाले से की गई थी। ये बड़ा ज़ोरदार पैगाम है। इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जो एडहाक जजेस तैनात किए जाने थे, जो चार एडहाक जजेस के नाम दिए थे, नामजद किए थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने
दो तो कल तक अपना नाम वापस ले चुके थे, तीसरे ने आज ले लिया, और फिर आज जब इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का तो सिर्फ एक जज बचा, यानी 75% पसपाई इख्तियार करना पड़ी और 25% कामयाबी मिली है। एक जज के आने से 17 जजों में जहां इतनी भारी शिकस्त का सामना है, कहां 11 जजेस एक तरफ हैं और कहां 6 जजेस एक तरफ हैं, 6 में अगर एक का इजाफा हो भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी दिलचस्प और बड़ी ज़ोरदार वीडियो है नाज़रीन आज आपके लिए, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले नाज़रीन आज बात करते हैं कि काजी फाइज ईसा को किस तरह शिकस्त फाश हुई है एडहाक जजेस के मसले पर। उसमें नाज़रीन जो पहले आपको याद होगा कि जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर पहले ही माजरत कर चुके थे कि जनाब हमने दोबारा एडहाक जज नहीं बनना, आपका शुक्रिया, आपने हमारा नाम दिया। आज मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल ने भी एडहाक जज बनने से माजरत कर ली, और यूँ समझ लें कि ये आखिरी तिनका साबित हुआ ऊँट की कमर पर, और काजी फाइज ईसा की कमर टूट गई है, और वो समझ लें कि अमली तौर पर उनकी रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गई है। जिस तरह हमने एक साबका वीडियो में आपको बताया था कि हारे हुए घोड़े पर अब कोई शर्त नहीं लगाएगा। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मज़ाहमत ना करने का इशारा दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्होंने फिर आज जो इजलास किया उसकी तफसील भी हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन आज जो फिर इजलास हुआ उसमें एडहाक जज जो फिर एक ही तैनात किया जा सका जिसका नाम है जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद, वो एडहाक जज बन गए हैं। इस हवाले से आज इजलास था और उसमें सिर्फ जस्टिस मुनीब ने मुखालफत की कि जनाब कोई एडहाक जज नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम जो अरकान थे उन्होंने इनकी तायद की। लेकिन चूँकि जो खुद वो एडहाक जज जिन्हें आपने नामजद किया था वो खुद रज़ाकाराना पसपाई इख्तियार कर चुके थे, इसलिए काजी फाइज ईसा अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें वो पोजीशन अब मिलने का कोई इम्कान नहीं है जो एक चीफ जस्टिस को अपने रुफ़क़ाए कार में हासिल होनी चाहिए, अपने फैसले, अपनी राय मुसल्लत करने के लिए या अपना हमनवा बनाने के लिए, सबको या अपने हवाले अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले देने के लिए। तो इसलिए अब आप समझ लें कि अब जो फ़ैसले आएंगे वो काजी फाइज ईसा की सोच के मुताबिक नहीं होंगे, वो जस्टिस मंसूर अली खां की सोच के मुताबिक होंगे। और वो सोच क्या है, वो मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में जो उन्होंने फ़ैसला लिखा है उससे वो साफ आया है, नज़र आ रही है। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फ़ैसले पर अमल दरामद का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी कर दिया गया है। ये सुनी सुनाई खबर नहीं है, ये ज़राए के हवाले से खबर नहीं है, बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट पर के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, यानी जुमेरात और जुमे को 2 दिन यह इजलास जारी रहा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने का फैसला किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट आए तो इस पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। इजलास में सियासी पार्टी यानी पीटीआई की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल बेजा तहकीद का निशाना बनाने पर कमीशन में इसकी शदीद मज़म्मत की गई और इसे मुस्तरद कर दिया गया। कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कहा गया कि मज़हक का खेज़ है, कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा, ये एलामिये में कहा गया है। तो नाज़रीन आपने देख लिया कि किस तरह जो मामलात हैं रफ्ता रफ्ता पीटीआई की तरफ जा रहे हैं और अब फार्म 45 और फार्म 47 के इशू पर और 8 फरवरी की धांधली के इशू पर जो केस है उसकी समाअत होने वाली है। वो 1 हफ्ते बाद होती है, 2 हफ्ते बाद होती है।
1 माह बाद होती है या 2 माह बाद होती है, लेकिन जब भी उसकी समाअत होगी मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की तरह, वो फैसला भी सीधा साधा है और पीटीआई के हक में आएगा। इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2-3 माह से ज़्यादा नहीं रह गई। और इसीलिए जो हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनाब ये तैयारियां हो रही हैं, अक्टूबर में एक पिटीशन लाई जाएगी जिसमें कौमी असम्बली जो मौजूदा 8 फरवरी वाली कौमी असम्बली है इसे कलादम करार दे दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन उन्हें पहले से ही पता है कि होना क्या है हमारे साथ, इसलिए उन्होंने खुद ही पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो इससे नाज़रीन ये जो 2 वाक़यात आज पेश आए हैं, एक जो 3 एडहॉक जजेस हैं उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद का एलामिया जारी कर दिया है। तो ये उन यूट्यूबर्स के जो पटवारी यूट्यूबर्स हैं और नून लीग के यूट्यूबर्स हैं और एंकर पर्सनस हैं, उनकी वो जो गीदड़ भभकियाँ थी कि जनाब चंडो चंडी हो जाएगी तो हम कसूनो मुक्की हो जाएगी और ये चपेड़ो चपेड़ी हो जाएगी हैं, वो सारी जनाब वो रद्दी की टोकरी में जा पड़ी हैं। और बड़े शर्मसार होंगे इस वक्त वो कि कल तक वो क्या दावे कर रहे थे कि जनाब कुछ भी नहीं, किसी फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से भी वही सलूक किया जाएगा जो बंदयाल कोर्ट से किया गया था। तो नाज़रीन बंदयाल कोर्ट से ये सलूक इसलिए किया जा सका था कि उस वक़्त डीप इस्टेब्लिशमेंट में 2 राय नहीं थी, लेकिन इस वक्त ज़राए का कहना है कि इस वक्त वहाँ पर 2 राय पैदा हो चुकी हैं। और एक राय ये है कि अब इमरान खान को मज़ीद दीवार के साथ ना लगाया जाए और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं चीन और सऊदी अरब, उनकी तरफ से बिल्कुल ताउन नहीं किया जा रहा। मौजूदा धांधली सरकार से, शहबाज शरीफ से उन्होंने दौरे करके देख लिए, उन्होंने इमदादें मांग कर देख ली, उन्होंने सरमायादारी के लिए रिक्वेस्ट करके देख ली, कहीं से कोई घास नहीं डाली जा रही। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, और वो सियासी इस्तेहकाम इस तरह तो नहीं आ सकता कि मुल्क के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को मफलूज करने के दरपे हों। ये तासुर अगर जाता है तो आप यूँ समझ लें कि जो बचा खुचा सियासी इस्तेहकाम है वो भी ख़त्म हो जाना था, इदारों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जानी थी और मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने थे। इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन को यानी कल मैसेज दे दिया गया कि आप फैसले पर अमल दरामद का एलामिया जारी कर दें, और इससे जनाब जो गर्द है वो बैठना शुरू हो गई है नाज़रीन आज ही, और आपको नज़र आने लग जाएगा चंद रोज़ में। हम पहले ही आपको ये पेशगोई कर चुके थे, हम आपको बता चुके थे कि अगले चंद रोज़ में जब फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा तो हर किसी को समझ आ जाएगी कि इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है आखिरकार, और आइन और कानून की वही तशरीह हतमी तशरीह होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट नाफिज करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में नून लीग को काजी फायद ईसा जैसा मोहरा दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मामलात उसी तरह चलें जिस तरह के पिछले चंद माह में चलते रहे हैं। तो नाज़रीन अब उन खुशकिस्मत ख़वातीन के नाम सुन लें जिनको पीटीआई की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर जो तब्दील शुदा जो फहरिस्त है मखसूस नशिस्तों की, उसके तहत उनके नाम शामिल किए गए हैं। ज़राए ने इस हवाले से खबर दी है, ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब से कुछ लोगों के नाम आएंगे वो भी तब्दील किए जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी एक नई लिस्ट तैयार कर ली गई है जो अगले चंद रोज़ में जमा करवा दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि सादिया अयूब, रोबीना खान, आयशा भुट्टा के नाम मखसूस नशिस्तों के लिए ज़ेरे गौर हैं। इसके अलावा सनम जावेद की बहन फलक जावेद, रोबीना रिजवान, रोबीना जमील और अशमा शुजा के नाम भी पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए तजवीज़ किए गए हैं। यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और सनम जावेद का नाम भी कौमी व सूबाई असम्बलियों के लिए तजवीज़ किया गया है। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ करदा नाम बानी पीटीआई के सामने रखे जाएंगे, जिसके बाद इमरान खान हतमी मंजूरी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तों में भी रद्द-ओ-बदल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के तहत जो नाम फाइनल करके
قائد بانی قائد عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بھجوائے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلی کے 24 اور قومی اسمبلی کے لیے 10 نام شامل ہیں، اور ان میں سے عمران خان فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مشکل حالات میں ساتھ دینے والوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشال یوسفزئی، عائشہ نعیم اور رابعہ بصری ترجیحی فہرست میں اوپر والے نمبروں پر ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جو دیگر اہم خواتین رہنما ہیں جن کو مخصوص نشستوں کا اہل قرار دیا گیا ہے، ان میں فرزانہ سفیر، عظمیٰ ریاض، عائشہ بانو اور سمیرہ شمس کا نام بھی ترجیحی فہرست میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ اہم خبریں تھیں جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس نے آج ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس میں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنے عزائم، حکومتی عزائم یا ریاستی عزائم کی مخالفت نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس آپریشن کی آڑ میں اگر کوئی خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ملک کو، قوم کو اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوا، تو وہ اس آپریشن کی مخالفت کرے گی، اور اس کی پھر جو خدا نخواستہ خوفناک اثرات سامنے آئیں گے، نتائج سامنے آئیں گے، پھر اس کی ذمہ دار بھی وفاقی حکومت ہوگی، اور وہی لوگ ہوں گے جو یہ آپریشن زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک اور قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، جس میں پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے جو ریفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پابندی لگائی گئی تو یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے خیبر پختونخوا اسمبلی اس پابندی کو مسترد کرتی ہے۔ یوں ناظرین، پہلا جمہوری وار ہے، پہلا منتخب ادارہ ہے جس نے اس پابندی کے حوالے سے کوئی قرارداد منظور کی ہے، اور وہ قرارداد پابندی کے خلاف منظور ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے، کہ بڑا زوردار رسپانس، جارحانہ کھیل رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، پی ٹی آئی بڑے زوردار انداز میں کھیل رہی ہے۔ آج صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی سربراہی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے مختلف آپشن اور اس حوالے سے مختلف آئینی اور قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بریفنگ اور مشاورت کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا ایوان صدر میں، جس میں اٹارنی جنرل نے مخصوص نشستوں کے کیس اور فیصلے پر شرکاء کو بریف کیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے قانونی نکات سے آگاہ کیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی بیٹھک میں مسلم لیگ نون کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ احد چیمہ، عرفان قادر اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک، نیر بخاری اور سینیٹر شیری رحمان اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک اس ایشو پر بحث ہوتی رہی، اور پی ٹی آئی کی جو پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے اس کو قائل نہیں کیا جا سکا۔ اندر کی خبر ناظرین ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، اس طرح کا ایک بیان جاری کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پابندی کا فیصلہ تمام پہلو دیکھ کر کرے گی اور آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یعنی گھما پھرا کر بات کی گئی ہے، انہوں نے پتا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ خود ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو تازہ ترین سگنل دیا گیا اور اس نے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو صورتحال ہے وہ روز بروز شریف خاندان کے اور نون لیگ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور آنے والے جو چند ماہ ہیں یہ ان کے اقتدار کے آخری ماہ دکھائی دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی اسی لیے واویلا کیا اور کہا کہ جناب اکتوبر میں
قومی اسمبلی کو کالعدم قرار دینے کے لیے پٹیشن لائی جا رہی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جناب اگر ہم نہیں ہیں تو سب کچھ ختم ہے۔ قومی اسمبلی شاید کالعدم ہو یا نہ ہو، فارم 45 اور 47 کا فیصلہ ہونے کے بعد نون لیگ کے 60 سے 70 ارکان قومی اسمبلی اور مجموعی طور پر 100 سوا 100 ارکان صوبائی اسمبلی ضرور کالعدم ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔